टॉपिक है बेटे वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है? तो आंसर बेटे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट है जो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में मदद करता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्चर है, एक ड्राइंग है, जिस ड्राइंग को हम एक नज़र पर देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। कि किसको देखकर बताते हैं? एक पिक्चर और एक ड्राइंग को। और ये जो पिक्चर और जो ड्राइंग है इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? जो डायरेक्शन फोर्स की होती है। हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को रख दें, वो चार्ज पार्टिकल जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर मैं यहाँ पे ये चार्ज कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज। अगर मैं ये चार्ज 1 कूलम का ले लूँ, दिस इज 1 कूलम, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है? दिस इज फोर्स। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक कूलम के चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो एक कूलम का चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा एक तरीका होता है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने का। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने और समझाने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? एक पिक्चर, एक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, जिस पिक्चर और ड्राइंग को एक नजर देखकर हम ये आइडिया लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। कैसे? जरा देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने क्या करा, यहाँ पर ये एक लोकेशन, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर यहाँ पर हमने 1 कूलम का चार्ज रखा। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो हमने 1 कूलम का चार्ज रखा इस पॉइंट पर, तो देखा इस पॉइंट पर ये 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी और हमें पता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो हमने बोला भाई इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है और इसका मैग्नीट्यूड कितना? जितनी फोर्स लग रही है। फिर हमने क्या करा, 1 कूलम के चार्ज को यहाँ रखा, तो हमने देखा इस 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो हम बोलेंगे फोर्स कहाँ लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। अब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। तो अगर उनकी डायरेक्शन बदल गई तो ये क्वांटिटी बदल गई, तो फोर्स इस डायरेक्शन में बदल गई। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? E2 हो गई। तो यहाँ पर फिर से 1 कूलम का एक चार्ज रखते हैं, तो हम देखते हैं उससे 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स फिर इधर इस डायरेक्शन में लगी। तो कोई हमसे पूछता है कि भाई इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। उसके लिए चार्ज क्या करा? 1 कूलम का रखा और हमने देखा कि 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। जो कि डायरेक्शन बदल गई तो ये वेक्टर फोर्स बदल गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, इसका मैग्नीट्यूड बदल गया क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल गई। मैग्नीट्यूड भी बदला होगा, डायरेक्शन भी बदली होगी, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर बदल गया। ऐसे करते करते 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा, तो हमने देखा भाई इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इसका मतलब 1 कूलम के चार्ज को हम रखते जा रहे हैं और 1 कूलम का चार्ज इस पाथ से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इस पाथ पर हमने क्या करा, एक इमेजिनरी एक पाथ ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये हमने इसके ऊपर एक पाथ को ऐसा ड्रॉ कर दिया जिस पाथ से ये चार्ज पार्टिकल मूव करके गया। ये जो हमने ये पाथ ड्रॉ किया है, जिस पाथ पर एक चार्ज पार्टिकल मूव करके गया है, दिस पाथ इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल जिस पाथ से होके गया है, इस पाथ से क्यों के गया है? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करा होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में करेगा? फोर्स की लाइन पे करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करता जा रहा है वो डायरेक्शन फोर्स की है और जो डायरेक्शन फोर्स की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये मैं किसको देख के बता रहा हूँ? इस पिक्चर को देख के बता रहा हूँ। और ये पिक्चर मुझे दी किसने है? एक चार्ज पार्टिकल जो 1 कूलम का था, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जो अपने अपने पाथ को ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 1 कूलम का चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर इस क्या लग रही है? एक फोर्स काम कर रही है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है
वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये एक पिक्चर है, ये एक ड्राइंग है जिसको हम एक नज़र पर देख के इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में हमारी जो क्या होती है, मदद होती है, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने में अपनी क्या करते हैं, या दूसरों की मदद करते हैं। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दिस इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम समझ गए इसका मतलब क्या, एक कूलम के चार्ज को हमने कहीं रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस पाथ से वो एक कूलम का चार्ज मूव करके गया उस पाथ को हमने क्या करा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि उस एक कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब कोई मुझसे पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, तो मैं बोलता हूँ ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, तो मैं पूछता हूँ किस पॉइंट पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ताकत है कि उस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी अपनी क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो कोई मुझसे पूछता है इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम इसके ऊपर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? तो बेसिकली जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये टेंजेंट क्या है, एक फोर्स है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखेंगे तो उस एक कूलम के चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत आसान सा कंसेप्ट बन गया कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। वो जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। बस जितनी फोर्स लगेगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। फिर मुझसे किसी ने पूछा भाई इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दिस इज E2 है। क्यों? क्योंकि इस पर हमने क्या करा, एक कूलम का चार्ज फिर से यहाँ रखा, एक कूलम के चार्ज पर जो फोर्स लगेगी कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो ये जो टेंजेंट होता है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन फोर्स की है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक पॉइंट पर पूछता है इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे कितनी है, दिस इज E3 है। तो तरीका क्या बन गया, इस पिक्चर को देखकर हम एक नजर से समझ गए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल डायरेक्शन क्या है, हम बोलेंगे ये है। ये क्लियर हो गया? तो ये किसको देखकर बता रहे हैं, हम एक पिक्चर को, ड्राइंग को देखकर बता रहे हैं। इसी तरह से हम ये पिक्चर को और भी इग्नोर करते हैं, तो ये सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या बेटा? इसी तरह से इसके नेबरहुड में हम खूब सारे चार्ज पार्टिकल रखते चले जाते हैं, तो उन सब चार्ज पार्टिकल मिलकर ये एक फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस, इस तरह से फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक पिक्चर है एक्चुअली में, और इसके लिए हमने क्या करा, सब जगह यहाँ एक एक कूलम का चार्ज रखा होगा, ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करे होगा तो ये पाथ ड्रॉ कर दिया, इधर मूव करेंगे तो इधर ड्रॉ कर दिया, ये सब पाथ ड्रॉ कर दिए। ये जो एक चार्ज पार्टिकल के पाथ को हमने ड्रॉ करा है, जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स को एक्सपीरियंस करा है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं इसको। अब इसको हम एक नज़र देखकर ये समझ आते हैं कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझसे कोई पूछता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ना अभी हम जब समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को, तो हम एक नज़र देखकर बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, या यहाँ पे ज़्यादा है। और यही एक पिक्चर की क्वालिटी है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वालिटी होती है। अब इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले समझना है यहाँ पर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखिए जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये है कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट किस पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी और खत्म किस पे होंगी, ये पक्का नियम है जी। देखो कैसे, क्यों होता है ऐसा। अगर मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और मेरे पास ये एक चार्ज है कितना, दिस इज नेगेटिव चार्ज है Q2, और इसको मुझे पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कूलम का यहाँ पर एक चार्ज रख देंगे। तो हमने देखा भाई यहाँ पर जैसे हम एक कूलम का चार्ज रखते हैं तो
तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस 1 कूलम के चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल किया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो सकती है। अब हम देखते हैं लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। भाई ये पॉजिटिव इसे रिपेल करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट भी तो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर एक टाइम पर कितनी फोर्स लग रही है, 2। ये इसे इधर खींचता है, ये इसे इधर खींचता है। तो बताओ ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, एग्जैक्टली ना तो ये उधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे इनका रिजल्ट होगा। अब ये इधर मूव करा, अब फिर से क्या करा हमने, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज फिर से रख दिया। जैसे यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब ये चार्ज पार्टिकल ना तो किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, आंसर इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगा। फिर से क्या हुआ कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये तो करेगा अट्रैक्ट। तो इसका मतलब इन दो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ इसका रिजल्ट होगा। फिर से ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिपेल, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो ये किस तरफ जाएगा, आंसर है जहाँ उसका रिजल्ट होगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आंसर है अल्टीमेटली हुआ ये कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से हमने एक पाथ जो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर गया उस पाथ पर हमने क्या करा, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन जो ड्रॉ करी दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे स्टार्ट होती है, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और खत्म किसको होती है, नेगेटिव। और एक बात और, ये जो हमने ड्रॉ करा ये क्या ड्रॉ किया, ये क्या था, तो आंसर है रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिजल्टेंट ही तो निकला हमारा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिव से, और एंड किसको होंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज पे। शुड आई रिपीट। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर 1 कूलम का चार्ज रख दूं तो आप समझ गए ये 1 कूलम का पॉजिटिव हमेशा इसको धकेलेगा और नेगेटिव इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएगी। फिर यहाँ रखना शुरू करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएगी। यहाँ कहीं 1 कूलम का रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और खत्म किस पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। अगर मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाए और मुझसे पूछे कि कोई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो बहुत आसान है। हमें पता है कि यहाँ पर हम 1 कूलम का चार्ज रखते जाएंगे इसके सराउंडिंग में, नेबरहुड में, और उसके ऊपर फोर्स को देखते जाएंगे। तो यहाँ से फोर्स इधर लगेगी, यहाँ से पॉजिटिव इधर वाला इसको रिपेल करेगा, इधर से इसको रिपेल करेगा। तो ये डायरेक्शन किसकी है, सब फोर्स की, और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, अवे होती है। क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो हमसे पूछा जाता है कि पॉजिटिव से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है तो जाएंगी कहाँ, तो हम बोलते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज पे जाएंगी। लेकिन ये नेगेटिव है कहाँ, तो आंसर है इन्फिनिटी पे होगा। और इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म्स है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लगभग ना के बराबर हो जाता है, वहीं तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, लगभग पहुँचती है। तो इसका मतलब पॉजिटिव से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो पक्का खत्म कहाँ पे होंगी, कहाँ है नेगेटिव, इसके लिए इन्फिनिटी के लिए। एग्जैक्टली यही है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है और मुझे इसकी डायरेक्शन पता लगानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर हम नेबरहुड में 1 कूलम का चार्ज रखें, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज हमारी स्पेशलिटी है, हमारा वेपन है। और इस 1 कूलम के चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस अपनी तरफ खींचेगा। अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा, अंदर की तरफ। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से कैसी होती है, हमेशा इनवर्ड होती है। नहीं है बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से है, तो हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से चली है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे चल के खत्म कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। इफ ए सिंगल चार्ज इज गिवन, इट मीन्स the field lines start from positive and terminate on negative, and another charge will be considered at infinity। नहीं है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं बेटे, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखूं तो these field lines start from positive charge and terminate ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है इफ ए सिंगल इज गिवन, देन द फील्ड लाइंस
स्टार्ट और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। ये बात समझ आई। इसके बाद नंबर दूसरी बात होती है, नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व लाइंस होती हैं। इसका मतलब मैं लिख देता हूं, फिर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे। और ये हमेशा कंटिन्यूअस बनी रहती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? क्लोज लूप। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और खत्म किस पे होंगी? नेगेटिव में। और बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होती। अच्छा, कहीं भी ब्रेक नहीं होती, व्हाट डज इट मीन भाई? इसका मतलब ये कि एक कूलम का चार्ज अगर मैं बीच में रखूं तो कंटिन्यूअसली हमेशा उस एक कूलम के चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी, वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। और वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, इट मींस क्या है? फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली बन रही है। कहां से? बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। शुड आई रिपीट? तो यहां से तो इसका मतलब ब्रेक क्यों नहीं हो? क्योंकि ब्रेक तो तब होगा ना जब फोर्स लगना बंद हो जाए, चार्ज पार्टिकल का चलना बंद हो जाए। और वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली चलेगा किससे? इन बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यूअसली एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगी और वो रिजल्टेंट फोर्स किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कंटिन्यूअसली इन दोनों के बीच में बनी रहती है। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब होता है बेटे, हम जिस पॉइंट से चले, हम इस डायरेक्शन में चले, यहां से चल गए और वापस रिटर्न होकर कहां गए? उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो हम चलकर जिधर से जा रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं उसी पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड क्या? क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ पॉजिटिव से चलते हैं और खत्म किस पे हो जाते हैं? नेगेटिव पे। अगर मैं यहाँ से एक कूलम का चार्ज रखूं तो मैं सोचूं कि ये कूलम के चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज इसे कूलम के चार्ज को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं? ये अभी भी किधर खींच रहा है? इधर खींच रहा है। तो इसका ना एक कूलम के चार्ज से फोर्स हमेशा कहां लग रही है? एक ही डायरेक्शन लग रही है। तो क्या इसने क्लोज लूप बनाया? नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए बनाती हैं क्योंकि अगर ये एक मैग्नेट है और ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड कैसे निकलती है? नॉर्थ टू साउथ। और अंदर कैसे चलती है? साउथ टू नॉर्थ। तो देखना, जहां से चल के गया वहीं से तो वापस आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती हैं, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव गई, क्या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हैं? नहीं जा रही। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर ऐसा होता है कि ये कंटिन्यूअस स्मूथ लाइंस तो होती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, क्लोज कर्व नहीं बनाती। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूअस लूप। लूप नहीं बनाती हैं, कंटिन्यूअस कर्व लाइंस होती हैं ये। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इट फॉर्म द कंटिन्यूअस क्लोज लूप, वो बनाती है। क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ होती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो कंटिन्यूअस बनी रहती है। इस बात को ध्यान रखें। और अगली बात, नेक्स्ट बात, कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारे पास हैं, अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो टेंजेंट बेसिकली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है भाई। इसका मतलब ये हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ए ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो बेसिकली जो टेंजेंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट है वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है। कौन सी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये बेटा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली वो टेंजेंट ही क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। क्योंकि अभी तो देखा, ये बेसिकली ये जहां चल रहा है वही तो हमने पाथ ड्रॉ करा, वो पाथ क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। किस पर? एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर, किसी पर भी निकालिए। तो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट है इसमें आ जाएगा द टेंजेंट ड्रॉन ऑन यस कर्व लाइंस of electric represent
द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अब अगली बात, क्या कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? आंसर है नो, कभी नहीं कर सकती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, क्या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? आंसर है नो। हमने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ऐसी। तो हमें पता है कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी एक पॉइंट पर हम एक ही तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर होता है। तो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा और वो टेंजेंट ही क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं। अगर ये एक दूसरे को काट रही है तो इसी पॉइंट पे तो काट रही हैं। तो हम देखते हैं इस पॉइंट पर क्या हुआ, हमने एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये डायरेक्शन किसकी बता रहा है? रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो गई? दो। और ये दो डायरेक्शन कैसी है? रिजल्टेंट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या एक पॉइंट पर दो रिजल्टेंट हो सकते हैं? तो कभी इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नहीं है समझ में? ये फील्ड लाइन्स ऐसे भी हो सकती हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव गई, इसने ऐसा काट दिया तो हम क्या बोलेंगे भाई, इस जिस पॉइंट पर काटा इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी मिली मुझे इस पॉइंट पर? दो। तो क्या दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली वो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है वही क्या है? रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट होते नहीं है, दो टेंजेंट नहीं होते मतलब दो रिजल्टेंट हो नहीं सकते, रिजल्टेंट हमेशा एक ही होता है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि टू फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट each other because at intersection point there will be the two tangent drawn which represent the two direction of resultant electric field which is not possible। ये बात समझ में? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बेटे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना वो हमेशा जब भी निकलेंगी अपनी सरफेस से कैसे निकलेंगी? 90 डिग्री पे। अगर ये चार्ज बॉडी है तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी तो अपनी सरफेस से कैसे निकलेगी? 90 डिग्री पे, नॉर्मल टू सरफेस। या जब भी एंड होंगी, टर्मिनेट होंगी, जब भी नेगेटिव चार्ज पे आएंगी उसकी सरफेस पे तो हमेशा 90 डिग्री पे आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सरफेस से निकलेंगी भी 90 पे और एंड भी 90 पे होंगी। ये कभी भी ऐसे एंगल बनाती हुई नहीं जा सकती कि ये सरफेस से सरफेस का एंगल कितना बन रहा है? कुछ बन रहा है? ऐसे नहीं जाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हमेशा जाएंगी तो कैसे? 90 डिग्री पे। इसका एक छोटा सा प्रूफ बताता हूँ मैं आपको। इस प्रूफ को समझने के लिए मेरी छोटी सी बात को पहले समझिए। मेरी बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी 90 डिग्री पे, जिस भी चार्ज बॉडी से निकलेंगे तो उस चार्ज बॉडी के 90 से निकलेंगे और जिस पे खत्म होंगी हमेशा उस पर भी 90 डिग्री पे ही जाके खत्म होंगी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा, अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक मेटल है, ये एक मेटल कंडक्टर है, एक मेटल की बॉडी है, एक रोड है। इस रोड को हमने कहीं पे ऐसा घिसा तो हमने देखा कि जैसे घिसेंगे तो इस बॉडी पे क्या जाएगा? चार्ज आ गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे हमने इस मेटल की बॉडी जो न्यूट्रल थी इसको जैसे हमने किसी चीज़ के साथ रब किया तो पक्का इसके ऊपर क्या आ गया होगा? एक चार्ज आ गया होगा। तो ये एक बॉडी चार्ज हो गई। तो जब आप इस मेटल की रोड को पकड़ते हैं तो क्या आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है? नहीं लगता कोई इलेक्ट्रिकल शॉक। अच्छा, इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और करंट का फ्लो होता है, थोड़ा सा समझिए। ये कंडक्टर है, एक मेटल की रोड है, इसमें क्या है? लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमने क्या करा? इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया और बैटरी के नाम पर जोड़ने पर हम क्या देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल कैसा है? हाइयर है, इसका पोटेंशियल कैसा है? लोअर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। और चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है ना हमने, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडमली इस डायरेक्शन इसमें प्लेस है। तो बेसिकली जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी के नाम पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया इसको नेगेटिव, और जब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है नेगेटिव, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पर हम बेसिकली क्या देते हैं कंडक्टर को, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगी, फोर्स। तो तुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, क्या तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां लगाती है, अपने उल्टे डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव किसे खींचेगा अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को। अरे ये नहीं है समझ, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इसके अंदर खड़े हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे, चार्ज पार्टिकल इसमें एट रेस्ट थे, फ्री थे लेकिन एट रेस्ट थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करा, एक सोर्स कनेक्ट किया, उस सोर्स के नाम पर हमने क्या करा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इन सब चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगी। जब फोर्स लगी तो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू हुए। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है तो इसका मतलब उसमें उनके चार्ज पार्टिकल पर पक्का एक फोर्स लगी है, और फोर्स चार्ज पर कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। कुछ समझ में आ रही है बेटे बात? तो इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे इतनी सी नॉलेज है कि पक्का इसमें चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे। अगर चार्ज पार्टिकल चल रहे होंगे और वो मूव करना चाहते हैं तो इससे मूव करके ये चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर से बाहर क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि बाहर एयर है, एयर इज इंसुलेटर, और वो क्या करते हैं, चार्ज को चलाना नहीं करते, तो ये चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करते चले जाते। लेकिन जनरली जब हम देखते हैं कि जब जिस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जब उसे हम ऐसे छुएंगे तो चार्ज तो अभी भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैं भी एक कंडक्टर हूं और मैं जमीन के साथ कनेक्ट हूं, तो चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो वो मेरी बॉडी में से होके जाएंगे। तो सारे चार्ज जो इसके अंदर दबे हुए हैं वो सारे चार्ज मेरी बॉडी से होके जाएंगे, तो मेरी बॉडी पर एक फोर्स लगेगी, वो मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे, और वो शॉक मैं फील करता हूँ। करते नहीं करते हैं? तो जब मैं किसी भी एक चार्ज कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट यानी कंडक्टर को जब हम छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। लेकिन एक चार्ज कंडक्टर को अगर हम छूते हैं तो कोई हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता। यह अमूमन बात है भाई। एक मेटल की रोड को भी मैंने तुम्हें बताया, हमने इसको कहीं रब किया, इस पे चार्ज आ गया, और हम जब इसे होल्ड करते हैं तो क्या हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, नहीं लगा ना कोई भी। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होता है और हम इसे छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। अब थोड़ा समझिए कि किसी भी एक चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सरफेस से 90 डिग्री पे क्यों निकलती है और एंड 90 डिग्री पे क्यों होती है। देखो एक छोटा सा इसका प्रूफ बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, कुछ चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर अगर मैं ये चार्ज है, सरफेस है, कंडक्टर है, इसको मैंने घिस दिया तो चार्ज कहां गए, सरफेस पे आ गए भाई। तो चार्ज कहां पे, इसकी सरफेस पे आ गए, क्योंकि सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके कहां जाना चाहते हैं, सब दूर होना चाहते हैं, इस कंडक्टर को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सबके सब चार्ज सरफेस पे तो आ गए, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है। ये बात समझ आ गई? तो हमने देखा सारे के सारे चार्ज कहां पे, इस कंडक्टर की सरफेस पे आ गए सारे चार्ज। ओके, अब ये चार्ज यहाँ पे है, और मान लो जो चार्ज पार्टिकल है, अब ये चार्ज पार्टिकल कहीं चल तो रहे नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल चल तो रहे नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर क्या है, एयर, एयर बैर कंडक्टर है। अब ये सारे चार्ज एक दूसरे पर रिपल्शन की फोर्स लगाते हैं, और तब तक लगाते हैं जब इन सब की फोर्स आपस में बैलेंस हो जाती है। अब ये चार्ज पार्टिकल इसमें खड़े कहीं नहीं चल रहे भाई, यही तो है। अब देखो सीधी सी बात है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और ये चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रहा है, तो ये क्या एक सरफेस है, दिस इज सपोज टू बी ए सरफेस। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना बना के हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं, इस सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। अगर ये कुछ एंगल बना रहे हैं तो हमने मान लिया ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट सरफेस है, इस सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो हमें पता है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ये है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं भाई। तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस कंपोनेंट के अलोंग कितना इफेक्ट होगा, ई कोस थीटा।
और इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होगा, ई साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस ऑफ कंडक्टर थी, ये जो चार्ज कंडक्टर थी, दिस इज द चार्ज कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस की डायरेक्शन में भी तो होगा, ऐसे भी होगा। और इसके ऊपर क्या रखे हैं यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएगी पक्का भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ही क्या है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना। अगर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी तो वो चार्ज पार्टिकल इस फोर्स के इफेक्ट में क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, अभी तो देखा। और जब चार्ज पार्टिकल चलना शुरू करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा और उस मेटल की रोड को अगर हम पकड़ेंगे तो हमें क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो क्या प्रैक्टिकल लगता है, नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती ही नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती नहीं है भाई, कोई काम करती नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोस थीटा कितना हो गया, जीरो। थीटा किसके बीच का एंगल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी सरफेस के बीच का, सरफेस बोला है इस कंपोनेंट के बीच का। अब तू बता, इसमें ई कोस थीटा तो पक्का जीरो होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर ही नहीं रही है। और जब फोर्स काम कर रही है तो चार्ज पार्टिकल चलेंगे नहीं, और जब तक चार्ज पार्टिकल चलेंगे नहीं इलेक्ट्रिक करंट बनेगा नहीं। तो इस ई कोस थीटा में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो लग रही है भाई। तो पक्का क्या जीरो होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और जीरो किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस 90। तो थीटा कितना हो गया, 90। और थीटा किसके साथ एंगल है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही तो एंगल था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कैसे बनाएगी, 90। और 90 होने के लिए कैसा होगा, नॉर्मल टू सरफेस। नहीं है बेटे समझ, दिस इज द प्रूफ। ये प्रूफ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो थीटा कितना बन गया, दिस इज 90। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सरफेस पे, अगर ये एक सरफेस है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस से कैसे जाएगी, 90 डिग्री पे जाएगी। तो ये एक सरफेस है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलती है अपनी सरफेस के, 90। दिस इज करेक्ट। ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी, दिस इज इनकरेक्ट। नहीं है समझ। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो आंसर है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे तो जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनका जो बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर ऐसा होता है कि ये हमेशा अलोंग द लेंथ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, और इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि एक खिंची हुई रबड़ काम करती है। अगर मैं एक रबड़ को ऐसा पकड़ के एक बॉडी यहां से बांध दूं, एक इस रबड़ का एक एंड इससे बांध दूं और एक एंड इस बॉडी के साथ बांध दूं, तो ये हमेशा खिंची हुई रबड़ क्या करना चाहती है, अपने आप को छोटा करना चाहती है। कांच कैसे छोटा करना चाहती है, अलोंग द लेंथ। जब ये लेंथ अगर इसकी छोटी होती चले जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट इस रबड़ के साथ बंधे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। दिस शोज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। एग्जैक्टली यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जब पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और जब नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं ऐसा, तो इसका बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, छोटा होना। कैसे छोटा होना, अलोंग द लेंथ। तो जब ये लेंथ के अलोंग छोटा होती चली जाएंगी तो जो जिस चार्ज से ये कनेक्ट है फील्ड लाइंस, उसका रिजल्ट कैसा होगा, ये दोनों चार्ज भी कैसे हो जाएंगे, दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो हम ये बोलते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वो पॉजिटिव से चल के अगर नेगेटिव पे जा रही है और वो पॉजिटिव चल के नेगेटिव पे चली तो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा है, ये अपने आप को छोटा करना चाहती है, अलोंग द लेंथ वाइज छोटा करना चाहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब छोटी होंगी तो उसके साथ किसको नजदीक आना पड़ेगा, वो चार्ज जिनसे फील्ड लाइंस निकली है और जिन पे खत्म हुई है। तो ये चार्ज पार्टिकल रिलेटिवली एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, मजबूरी में। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस का नेचर एक दूसरे को नजदीक करने का। जैसे एक रस्सी को हमने दो एंडों से बांधे ऑब्जेक्ट और इस रस्सी को पकड़कर मैं यूं खींचता चला जाऊं तो हम देखते हैं रस्सी तो छोटी होती जा रही है, लेकिन दो पार्टिकल जिनसे रस्सी बंधी है वो नजदीक आते जा रहे हैं और दूर से देख के हम क्या कहते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेदार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जिम्मेदार होती है। नहीं है बेटे समझ में। तो अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये है कि नंबर 6 कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस contract lengthwise. So it show between two opposite body.
ये बात समझ में आई। इसी तरह से देखो कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं और ये दो चार्जेस कैसे हैं, एक जैसे नेचर के हैं। मान लो ये भी कैसा पॉजिटिव चार्ज है भाई, और ये भी कैसा चार्ज है बेटे, दिस इज पॉजिटिव Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, तो ये कैसे जाना चाहती हैं, ये ऐसा जाना चाहती हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाना चाहती हैं, ऐसा जाना चाहती हैं। तो चलिए जाए क्या मना है, तो आंसर मना ये कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती तो क्या मतलब है, तो आंसर है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाना कैसे आती है, ऐसे, लेकिन रास्ते में कौन आ गया, ये वाली फील्ड लाइंस। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली फील्ड लाइंस को इस डायरेक्शन में फोर्स से दबाती है कि भाई तू मेरे को रास्ता दे, तू इधर चल और मुझे चलने का रास्ता दे। सेम यही चीज कौन करता है, ये वाली फील्ड लाइंस इस वाले चार्ज, इस वाली फील्ड लाइंस को क्या करती है, इस डायरेक्शन में धकेलती है कि भाई तू मुझे चलने का रास्ता दे। क्यों, क्योंकि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को लेटरल डायरेक्शन में, मतलब साइडवे डायरेक्शन में क्या करती है, दबाती हैं। साइडवे डायरेक्शन में दबाती हैं तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर। और जैसे इनके बीच में प्रेशर क्रिएट होता है तो अल्टीमेटली उनका रिजल्ट ये मिलता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये दिस वन Q2, तो ये फील्ड लाइंस क्या होती है, ये ऐसी हो जाती है, ये ऐसी और ये ऐसी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये क्या करना चाहती है, ये वाली फील्ड लाइंस इसको ऐसा दबा रही है कि भाई तू मुझे चलने का रास्ता दे। ये वाली फील्ड लाइंस क्या करके इस पर ऐसा दबाती है कि भाई तू मुझे चलने का रास्ता दे। तो दोनों अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये इधर चलती है और ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो इसका मतलब होता क्या बेटे, होता यह है कि ये जब इनके ऊपर एक साइड में लेटरल फोर्स एक्सर्ट होती है, दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, उसकी वजह से इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच में प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। और प्रेशर हमेशा कैसे काम करता है, हायर टू लोअर। तो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को बाहर की तरफ दबाती हैं। अगर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दबेंगी तो उनके जो रिजल्ट चार्ज होंगे उनके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, और फोर्स लगती है तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज थे ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट क्यों रहे, बिकॉज ऑफ दो टू फील्ड लाइंस, क्योंकि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। अगर वो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती तो ये ऐसा जाना चाहती थी, लेकिन ये जा नहीं सकती ऐसा, तो ये क्या करेगी, इस पे इधर फोर्स लगाएगी, ये इस पे एक फोर्स लगाएगी, भाई तू मुझे सीधा होने का रास्ता दे। ये कहती है मुझे सीधा होने का रास्ता दे, लेकिन दोनों सीधी नहीं हो पाती और हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती रहती है। दोनों के बीच में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर हमेशा अंदर से कैसे काम करेगा, बाहर की तरफ, हायर टू लोअर प्रेशर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इस तरह से मुड़ती चली जाते हैं। इन पर एक दबाव आएगा, अगर इन पर एक दबाव आएगा तो दबाव किस पे आएगा, चार्ज पे। तो इन्हें दूर होने के लिए किसको दूर होना पड़ेगा, इन दो चार्जेस को, जिसकी वजह से दो चार्ज कैसे नजर आते हैं बाहर से, कि ये दोनों एक दूसरे से अवे हो रहे हैं। अवे हो रहे हैं तो हम बाहर से क्या कहते हैं, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दो चार्ज को रिपेल करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिम्मेदार है। नहीं है बेटे बात समझ में। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8, कि कोई भी एक चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता है। कोई भी एक गिवन चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता है, क्या हम उसको निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस, उसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं तो जरा देखिए। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, नेक्स्ट, कि द मैग्नीट्यूड या द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको हमने कितना लिख दिया, n। क्या है, n। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो बेसिकली होती है किसके इक्वल है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई एक चार्ज अगर एयर में रखा है, कोई एक चार्ज अगर एयर में रखा है तो वो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बना सकता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बिल्कुल याद करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एयर है, ये वैक्यूम है, इसके अंदर मेरे पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, कितना, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, और मुझसे पूछा जाता है कि ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाने का के लिए जिम्मेदार है। तो हम बोलते हैं भाई ये चार्ज कितना, दिस इज 10 माइक्रोकूलम वाला 10 की पावर -6 कूलम, अपॉन में कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सबको पता है कितना, 8.859 लिख लो, चाहे 9 इंटू 10 की पावर यस -12, 8.85 होती है ना बेटा, इंटू 10 की पावर -12। तो माइनस से ये कट गए तो -6 आ गया, ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना आ गया, 10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 9। तो 100 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में 9, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.12 जो भी आएगा इंटू 10 की पावर 5। तो लगभग 1 लाख नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनती हैं किससे, 10 माइक्रोकूलम के चार्ज से। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाता है, तब जाके तो हमारा 10 माइक्रोकूलम का चार्ज बनता है, एक मतलब। या 1 माइक्रोकूलम का चार्ज कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालता है, इतनी फील्ड लाइंस निकालता है।
उसके बाद नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9। नंबर 9 ये है कि अगर मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं कि अगर ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं, और मुझसे पूछा जाता है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस ए पॉइंट पर कितनी है, इस बी पॉइंट पर कितनी है और इस सी पॉइंट पर कितनी है, तो उसको कैसे हम पता लगाते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा इमेजिनरी एक लूप कंसिडर कर लो, एक क्लोज लूप। हमने एक लूप कंसिडर कर लिया, इस लूप का अपना कुछ एरिया होगा, उतना ही लूप हमने कहाँ पे कंसिडर कर लिया, ए यहाँ पर, और उतना ही लूप कहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पर। अब बताओ इन गिवन एरिया के अंदर, गिवन लूप के अंदर, लूप का अपना एक एरिया है तो सबका एरिया कैसा है इसमें, बराबर है। तो तुम देख के बता सकते हो किसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है गिवन एरिया में से, ए में ज्यादा पास हो रही है, बी में, सी में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। तो गिवन एरिया में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी पास होंगी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतनी ज्यादा है, और कम पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कम है। देखना जरा कैसे पता लगाते हैं। इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो हमने देखा भाई हमारा इस लूप का जो जितना लूप हमने यहाँ लिया उतने लूप का एरिया यहाँ लो, उतने लूप का एरिया यहाँ लो। तो हमने देखा ए एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, एन। तो एक यूनिट एरिया में से कितनी पास होंगी, एन अपॉन में ए। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में से पास होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती है। दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पिक्चर्स में एक नजर देख के बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कहां ज्यादा है कहां कम है। कैसे बताएंगे, सुन, एरिया तो सबके लिए बराबर बराबर है। अच्छा, अब तू देख के बता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी कम होगी, वो कौन कंट्रोल करेगा, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा कहां पे है, ए पे। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, और बी पे, सी पे। और अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्चर है और एक ड्राइंग है। उस ड्राइंग को एक नजर पर देखकर हम ये बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किस पॉइंट पर कितनी है। इस पॉइंट पर ताकत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा है और यहाँ पर कम है। दूसरा डायरेक्शन क्या है, ए, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मूव कर रही है। तो तुम अब फिर से सोचो कि इसका मतलब क्या है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उतनी ताकत ज्यादा है। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। तो इसका मतलब मेरा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और हमने शुरू से पढ़ा चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। नहीं बेटे समझे, तो पढ़ा है ना हमने फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उससे प्रोड्यूस होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। ए बी सी में से ताकत सबसे ज्यादा कहां पे है, ए पे, फिर बी पे और सी पे। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और किधर चल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कैसी होती है, अवे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो चलने की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में खुद क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अरे ए पे ज्यादा नहीं है, बी पे कम है और सी पे कम है, तो जो ये तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खुद अपनी डायरेक्शन में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नहीं है समझ में बेटा। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कैसी होगी, सबसे ज्यादा, बी पे उससे कम और सी पे सबसे कम होगी। क्यों, तो इससे एक रिजल्ट बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है भाई, उल्टा कर। और ये तुम्हें बार बार परेशान करेगा फिजिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। उल्टा कर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये एक डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, 5 से 2 है। समझाई बात। फिर से कोई मुझसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे, कैसे बताया आपने देख के, हाँ, तो जिधर मैग्नीट्यूड कम होगा
पक्का नियम बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि अगर ये चार्ज है Q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है A, B और C, ये हमने एक फील्ड लाइन बनाई है। क्या बनाई है? एक फील्ड लाइन। आप मुझे देख के बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा कहां पे होगी? ए पे। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आर। अगर आर कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। मत क्या है मतलब? इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होता है बेटा, नहीं है समझ में? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 10 अगर बात करूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रियल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। नहीं बेटे समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कुछ नहीं है, ये तो एक पिक्चर है। सिर्फ इस पिक्चर को अगर मुझे कोई बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ज्यादा है कम है, तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नजदीक बना दूंगा, और जब मुझे रिप्रेजेंट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वहां पे दूर दूर कर दूंगा उन्हें। तो नजदीक करना, दूर करना, ये रिप्रेजेंट करता है कि फील्ड लाइंस की ताकत कितनी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड is a real quantity but field lines is imaginary। नहीं है समझ रहे बात? दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको अच्छे से समझना है और इनका मतलब क्या है उसको आप देखेंगे। सिंपल से शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ एक पिक्चर होती है, ड्राइंग होती है। ड्राइंग को एक नज़र पर देखिए और ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, और उससे हमें समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, बड़े मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।